हाय गाइस, आई वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का सेकंड वीडियो शुरू। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया है, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो प्लीज़ पिन कमेंट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जाके देखिए, उसमें पार्ट 1 का एक लिंक होगा। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर यू कम एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये टोटल 5 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। सो वी हैव कवर्ड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ने किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग को एज अ टूल अपनाया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। बट ये इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ हमें जमा नहीं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी सॉ दैट द इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कंप्लीटली फेल्ड। और जब कोई स्ट्रक्चर फेल होता है तो हमें उसे चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो एज ए रिजल्ट हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए हम लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 अपनाई, जिसे हम लोग एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। अब इस एलपीजी पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने 3 टाइप के मेजर्स लाए थे, विच वॉज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और आज हम इन तीनों ही मेजर्स जो हैं, ये तीनों जो रिफॉर्म्स है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हर मेजर का हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वो मेजर था क्या, what are the features of each of these policy changes, as well as इन policy changes के हम लोग advantages as well as disadvantages भी study करेंगे। Alright, we will begin our discussion with the term liberalization। अब मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था that जब हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया था ना, तब हमने देखा था that हम सारी की सारी जिम्मेदारी किसको देना चाहते थे, पब्लिक सेक्टर को देना चाहते थे। हम लोग प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स इम्पोज करना चाहते थे, क्योंकि हमारा ओपिनियन ये था कि प्राइवेट सेक्टर जो ऑपरेट करता है वो किस इंटेंशन से ऑपरेट करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ऑपरेट करता है। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स इम्पोज करके रखे हुए थे। अब इन ही रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स को हटा देना का मीनिंग होता है लिबरलाइजेशन। So in the process of liberalization, what we do is we reduce the restrictions and controls, and इस restriction and control को अगर हमने कम कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्शन करता है, तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके अब इस चीज को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अगर हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल करना है, तो इससे होगा क्या? सो द फर्स्ट स्टेप जो हमें करना था वो ये था दैट हमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा देने थे। वी डिड नॉट वांट टू कीप एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट फॉर 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। अब ये 3 ना हमारे कंट्री के लिए बहुत क्रिटिकल एरियाज हैं। जैसे अगर मैं एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस की बात कर लूँ तो वो नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ है। आज हम लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर के इंसान को डिफेंस या एटॉमिक एनर्जी में ऑपरेट करने का चांस नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो हमारे कंट्री के अगेंस्ट हो जाता है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। सो ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ही उठानी पड़ेगी, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही इन एरियाज में ऑपरेट कर पाएंगे। सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट रेलवेज हमारे इतनी बड़ी कंट्री और इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए इज अ प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर इस प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो जिस तरीके से आपको प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के टिकट्स आपके नॉर्मल स्टेट ट्रांसपोर्ट से महंगे मिलते हैं, सेम तरीके से रेलवेज जो एक गरीब इंसान की सवारी है वो भी महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था कि किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर रेलवेज में आए और कॉमन मैन को जो इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर कोई डेफिसिट बने। किसी भी तरीके से प्राइवेट सेक्टर आके रेलवेज को खराब नहीं करना चाहिए, कॉमन मैन तक उसका डीमेरिट नहीं पहुंचना चाहिए, वो गवर्नमेंट का एजेंडा था। तो इन 3 सेक्टर को छोड़ के हमने बाकी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे हर जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। प्राइवेट सेक्टर खुलेआम आ सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, खुद का बिजनेस कर सकता है। सेकेंड चीज, पहले जब भी प्राइवेट सेक्टर को काम करना था ना तो उसे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट? तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, आफ्टर लिबरलाइजेशन हम लोगों ने परमिशंस का जो क्राइटेरिया था उसको निकाल दिया, बट 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के हम लोगों ने निकाल दिया। अगर आप उन 18 इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में फॉल होते तो आपको आज भी वो परमिशन लेना जरूरी है। अभी 18 इंडस्ट्रीज होंगे कौन सी? वैसी सारी इंडस्ट्रीज जिनका लोगों के हेल्थ
एज वेल एज एनवायरमेंट सेफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम किसी भी कंपनी को, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का लाइसेंस दे नहीं सकते, उन्हें आके गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेना पड़ेगा। आज हम किसी भी इंडस्ट्रीज को दवाइयाँ या फिर एग्रो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स बनाने का परमिशन नहीं दे सकते। आज हम किसी भी केमिकल इंडस्ट्री को कहीं पे भी शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों के अंदर पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट की प्रॉपर परमिशन के बिना काम करवाना नामुर्खी होगी। हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी प्रॉपर परमिशंस हैं, वो सब उन्होंने काम किया है कि नहीं किया। अगर उनका काम क्लीन है, अगर वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को परमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज को सीधा परमिशन हम नहीं दे रहे। आप अप्लाई करो, रूल्स फॉलो करो और गवर्नमेंट आपका साथ देगी और आपको परमिशन भी दी जाएगी। यहाँ पे काम करना मना नहीं है, बट अगर आपको काम करना है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही आप वो काम कर पाओगे। ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट विच इज नो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज। अब इससे पहले होता क्या था, अगर किसी को भी अपना बिजनेस चालू करना है, छोटा सा भी व्यापार अगर चालू करना है, तो उसे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में इन्वॉल्व होना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते थे। बट अब अगर आपको किसी भी तरीके का बिजनेस करना है, इंडस्ट्री खोलनी है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे आप मुझे बोलोगे कि सर जीएसटी वगैरह तो अप्लाई होता है इंडस्ट्रीज के ऊपर, बट जीएसटी में भी एक लिमिट है, राइट? कि अगर आप 20 लाख से ऊपर सप्लाई करते हो तो ही जाके आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट्स के अंदर परमिशन दिया गया है दैट जब तक आप एक स्पेसिफिक कंडीशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तब तक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब अपना काम शुरू करो। एक बार काम शुरू होगा, आप बिजनेस से पैसा कमाने लगोगे, फिर उसी पैसे के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करो, कंप्लायंस करो, रूल्स फॉलो करो और गवर्नमेंट को सारा रिपोर्टिंग करो। ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन मिला। पहले जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, अब वो बिजनेस कर पाएंगे, राइट? तो अभी लिबरलाइजेशन जो हमने पॉलिसी चेंज देगा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हेन वी लुक एट द मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को इससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है इकोनॉमी में। अब जब पब्लिक सेक्टर जो पहले से था उसको प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिल गया, जो साथ मिल गया, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, हमारे कंट्री के अंदर जो ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो ये हमारे कंट्री के लिए एक अच्छी बात है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर ने आके सपोर्ट करना शुरू किया, वैसे ही हमारे कंट्री में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट? नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जब हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ चुका है, एट द सेम टाइम हमारे कंट्री लेसर रिस्ट्रिक्शन में ऑपरेट कर रही है। रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल को कम कर दिया और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया। अब इसके चलते होगा क्या, ये सरप्लस प्रोडक्शन को ना ही हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे, बट ग्लोबल ट्रेड करके एक्सपोर्ट भी करेंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि बिकॉज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर पा रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। वो जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसकी वजह से सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि हमारा ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट भी सेकंड से ही लिंक्ड है। अगर हमारा ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर के डॉलर, बाहर का पैसा हमारे कंट्री में आएगा। हाँ, बाकी कंट्रीज जो है, जो उनके यहाँ के जो पैसे हैं, उनकी इनकम हमारे कंट्री में फ्लो होगी। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बाहर के कंट्री की करेंसीज हमारे कंट्री में आएंगे और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, राइट? अब जब गवर्नमेंट को इतना सब अच्छा होते हुए दिख रहा है कि लिबरलाइज करने की वजह से इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? ये जो बाहर से पैसा आया, ये जो बेनिफिट्स दिख रहे हैं, उसके वजह से और इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करेगा। हम और बेटर रोड नेटवर्क बनाएंगे, अच्छे पोर्ट्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग और ग्लोबल ट्रेड कर सके। तो जितना भी हमें बेनिफिट हो रहा है ना, उस बेनिफिट से हमें और आगे बेनिफिट कैसे कंटिन्यू करना है वो सोचेंगे और गवर्नमेंट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करेंगे। ठीक है। आई होप ये आपको मेरिट समझ में आए। नाउ लेट्स लुक एट द डीमेरिट्स। अब डीमेरिट का मीनिंग होता है कि इस चीज से बुरी बात क्या हो जाती है। जब हम लोग लिबरलाइज कर देते हैं ना पूरे एनवायरनमेंट को, तो उसके चलते रिस्ट्रिक्शंस तो कम हो गए, बट जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए, वैसे कुछ लोग इन लोअर रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करने लगते हैं,
राइट। अब एक बार एक कंपनी ने, बिकॉज उसके पास फ्रीडम है किसी भी इंडस्ट्री में जाने का, धीरे 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 करके हर इंडस्ट्री में वो कंपनी जाने लगी। उस कंपनी ने सारे इंडस्ट्री, जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज थे, वहां पे अपना कंट्रोल पकड़ लिया। अब उसने जब ये इंडस्ट्री में पैर रखा था तब सब जगह पे अपने प्राइजेस कम रखे थे ताकि लोग उस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर ले। कम प्राइस के वजह से उसने बाकी जितने भी कंपटीशन था ना उसको खत्म कर दिया था। तो अब होगा क्या, हर इंडस्ट्री में वो अकेला है। अब एक बार वो अकेला है, उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई मैं ताकतवर बन गया हूँ, तो अब वो क्या करेगा, अब वो अपना प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और ये जो प्राइस इंक्रीज करेगा, अब तो कंपटीशन भी नहीं है, तो कंज्यूमर के पास भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली रूल। अब पूरा का पूरा मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है, उस प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है जिसके पास सारा का सारा मार्केट का कंट्रोल है। तो जब रिस्ट्रिक्शंस होते थे ना पहले, तब अगर किसी भी कंपनी को ज्यादा एक्सपैंड करना है, अलग अलग जगह पे बिजनेस खोलना है, तो गवर्नमेंट का परमिशन लगता था, गवर्नमेंट के पास से मंजूरी लगती थी। बट अब तो वो सब खत्म हो गया, तो अब तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी खुल सकती है, कोई भी इंसान अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो इसके चलते मोनोपोली क्रिएट हो जाने का डर रहता है। मोनोपोली का मीनिंग क्या, एक इंसान जो अकेला ऑपरेट करता है पूरे मार्केट के अंदर। और जब एक ही सेलर है तो भाई आप समझ ही सकते हो, खरीदने वाले बहुत लोग, बेचने वाला एक, तो वो अपनी मनमानी करेगा, अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो वो कंज्यूमर्स के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए गलत बात है, इस वजह से उसको हमने डीमेरिट में डाला है। लेट्स लुक एट द सेकंड पॉइंट। कहते हैं फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज बीन इग्नोर्ड। अब लिबरलाइजेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन लेवल्स हमारे बढ़ा सकें। हमने यहाँ पे किसी भी मेरिट के अंदर या फीचर्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात ही नहीं किया, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसी एरिया को तो इग्नोर कर दिया हम लोगों ने, राइट। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनकम डिस्पैरिटी। अब इनकम डिस्पैरिटी का मीनिंग ये है कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। अब आप इसको समझेंगे कैसे। हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लिबरलाइजेशन ने इग्नोर कर दिया था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि सब लोग अमीर नहीं है। गिने चुने कुछ बड़े फार्मर्स है जो रिच है, बट बाकी जो लोग एग्रीकल्चर में है वो बहुत पुअर कैटेगरी के लोग हैं। मोर ओवर इंडस्ट्री पे फोकस करने की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी कम लोग हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर बनते जा रहे हैं क्योंकि उन लोग को ऑप्शन मिल गया है एक अच्छे प्रॉफिटेबल एरिया में जाने का। तो जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो गरीब रहती जा रही है, जो छोटी सी संख्या है पॉपुलेशन की वो अमीर बनती जा रही है। तो ये जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है ये तो इंक्रीज होते जा रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से। जब गवर्नमेंट कंट्रोल था तब गवर्नमेंट देखता था कि हमें सबका साथ सबका विकास करना है, बट यहाँ पे तो अभी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कंट्रोल पूरा का पूरा, करो जो मन मर्जी है। तो उसके चलते होगा क्या, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट पॉइंट विच इज फॉरेन ट्रेड। अब जब लिबरलाइजेशन होता है ना तब इसके चलते रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। जब रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं तो हमारा ग्लोबल ट्रेड बढ़ जाता है। तो ये जो हमारे कंट्री के दरवाजे खुले हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए, दोनों तरफा खुले हैं। बट हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करते हैं फॉर मोर इंपोर्ट्स। हम ये नहीं देखते कि हम इस खुले दरवाजे से बाहर के कंट्री में, बाकी पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। बट हम क्या सोचते हैं, चलो दरवाजा खुला, बाहर से इंपोर्ट करो, यहाँ से यूएसए से टेक्नोलॉजी मंगाओ, जर्मनी के पास से इन्वेस्टमेंट मंगाओ। हम लोग हर जगह से सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, वी नीड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जबकि एक्सपोर्ट करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर एक ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, अगर इंपोर्ट्स की वैल्यू जो हम बाहर से मंगवाते हैं अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो हम बाहर बेच के पैसे कमाते हैं उसकी वैल्यू कम है, तो खर्चा ज्यादा और आमदनी कम। इन दिस केस क्या होगा, आपको उधारी लेना पड़ेगा। और इसी के वजह से जब हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड किया, हमारा इंपोर्ट ज्यादा था एक्सपोर्ट कम था, उसके वजह से हमें फॉरेन डेट लेना पड़ा। डेट का मीनिंग क्या होता है, लोन। जब हमारा खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, इनकम कम है, तो हमें लोन लेके ही अपना फॉरेन ट्रेड भरना पड़ेगा। सो दैट वाज द डीमेरिट विद रिस्पेक्ट टू लिबरलाइजेशन। ठीक है,
नाउ लेट्स लुक एट प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग इतना ही है कि पहले जो पब्लिक सेक्टर के पास था, गवर्नमेंट के पास जो था, अब उसका ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और कंट्रोल हमें प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्राइवेटाइजेशन। अब ये प्राइवेटाइजेशन करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से 2 मैं एक्सेप्ट करता हूं बट एक मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन, तो मैं समझाऊंगा तो सही, बट ऐसा होता नहीं है जो थर्ड पॉइंट रेड में करा हुआ है। ठीक है, लेट्स लुक एट द 3 थिंग्स। सबसे पहला मेथड ऑफ ट्रांसफर बोला है रिजर्व फॉर पब्लिक, नाउ ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये हमने थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन में भी देखा कि पहले ऐसे एरियाज थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकता था, बट अब हम लोगों ने काफी ज्यादा एरियाज, 3 एरियाज को छोड़ के बाकी सारे एरियाज में प्राइवेट सेक्टर अब जाके अपना काम कर सकता है। तो प्राइवेटाइज करने हम लोगों ने काफी ज्यादा एरियाज, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया। पहले जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था, अब वहां पे प्राइवेट सेक्टर आ पाएगा। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जहां पे पब्लिक सेक्टर फेल हुआ। हमने जो पहले इंडस्ट्री शुरू की थी इकोनॉमिक प्लानिंग के चक्कर में, वहां पे पब्लिक सेक्टर फेल हो गई। बट वो फेल क्यों हुई? क्योंकि वो ढंग से कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब अगर कंपनी ढंग से मैनेज नहीं हो रही, इसका मीनिंग ये कि कंपनी ही बेच दे? नॉट नेसेसरी। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देंगे, बट जो मेजर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, जिसके फाइनल डिसीजन होंगे, वो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। ठीक है, तो स्टेट की मैक्सिमम ओनरशिप होगी, बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो साथ में उस बिजनेस को चलाएगा, उसको मैनेज करेगा। तो इसके जो मेजर डिसीजंस होंगे वो उसमें गवर्नमेंट अपना हाथ लगाएगा, गवर्नमेंट अपना दिमाग चलाएगा। बट जब इसको मैनेज करने की बात आती है, बिजनेस किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कॉस्ट कम रखना है, एफिशिएंसी ज्यादा रखनी है, वो सब प्राइवेट सेक्टर की तरह ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड चीज जो मैं कभी मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जहां पे ऐसा बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर, अंबानी जी का कंट्रोल और मोदी जी का मैनेजमेंट। अब ये बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट इंसान के लिए काम नहीं करेगा। अब होता है कि नहीं होता, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ने वाला। आपको डिबेट करना है वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, मेरा उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ है, इस वजह से मैंने उसको रेड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 मेथड ऑफ ट्रांसफर आपको समझ लेना है। अब ये प्राइवेटाइजेशन जो हम लोगों ने समझा, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला मेरिट लिखा हुआ है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज प्रोडक्शन यूनिट्स। सीधी बात है, पहले जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं था, वहां पे प्राइवेट सेक्टर है, तो प्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ा है ना, तो प्रोडक्शन कहाँ कहाँ बढ़ा है वो भी तो बताओ। तो ये जो इंक्रीज प्रोडक्शन है, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एज वेल एज कंज्यूमेबल कमोडिटीज वाली इंडस्ट्रीज में बढ़ा। अब भारी भरकम वर्ड यूज कर लिए इन लोगों ने। कैपिटल इंटेंसिव का मीनिंग ये है, हम वैसे टाइप के गुड्स बनाएंगे जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आए। समझ में आया? हम लोग यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसके थ्रू हम और मशीन बना पाए, और उस मशीन को यूज करके आगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पैसा बहुत लगता है। पहले हमारे कंट्री में जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू किया था, तब प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, बट आज तो बहुत पैसा है प्राइवेट सेक्टर के पास। तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव एरियाज में जहां पे पैसा बहुत लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर प्राइवेट सेक्टर आ रहा है तो उसको सिर्फ छोटे छोटे चिल्लर से इंडस्ट्रीज दे दिए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज भी दे रहे हैं जहां पे बहुत पैसा लगता है, वैसे इंडस्ट्रीज भी दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग कंज्यूमेबल कमोडिटीज वाली इंडस्ट्रीज में भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे आज जितने भी हमारे FMCG गुड्स हो गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट हो गया, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया, आसपास की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो सारी चीजें यूज करते हो, वो सारी चीजें हो गई, वो सारी कंज्यूमेबल कमोडिटीज का पार्ट होती है। तो चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो जहाँ पैसा बहुत ज्यादा लगता है, जहाँ पे आप मेजर प्रोड्यूसर गुड्स बना रहे हो, या फिर कंज्यूमर गुड्स वाली इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपके और मेरे रिक्वायरमेंट्स वाले जो गुड्स थे, वो सारे गुड्स अगर लोग बना रहे हैं, तो ये दोनों ही एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड था। ऐसा नहीं था कि जो इंक्रीज प्रोडक्शन है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में है। राइट, ये सेकंड पॉइंट ना क्लियर होता है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, वैसे ही क्या हो गया, जो पब्लिक सेक्टर का इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, जो ढंग से वो काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो प्राइवेट सेक्टर आके सुधार देगा। अब अगर प्राइवेट सेक्टर आके सुधार रहा है तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी।
जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थे वो अब प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मेरिट्स हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के। अब डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बोला है कि जैसे हम लोगों ने लिबरलाइजेशन में भी देखा था, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को अगर ऑपरेट करने का मौका दिया ना तो वो मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, जो मोनोपोली लार्जर पब्लिक वेलफेयर के लिए सही नहीं है। समाज के लिए मोनोपोली अच्छी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम लोग प्राइवेटाइज कर देते हैं ना किसी इंडस्ट्री को, तो सारा डिसीजन मेकिंग और ओनरशिप किसके हाथ में है? एक प्राइवेट इंसान के हाथ में। अगर प्राइवेट इंसान के हाथ में है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके का प्राइसिंग कंट्रोल है नहीं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को चाहिए तो प्राइस बढ़ा देगा, और प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? प्राइस राइज या इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी पूरे इकोनॉमी के अंदर, जो एक कॉमन इंसान के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नाउ वी लुक एट द लास्ट डिमेरिट विच इज फोकस ऑन लार्ज इंडस्ट्रीज एंड नॉट ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब प्राइवेटाइजेशन भी हम लोगों ने किया तो कंज्यूमेबल कमोडिटीज, कैपिटल इंटेंसिव जगह की हम लोगों ने बात की, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात की। हम लोगों ने तो ये तो देखा ही नहीं कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो गाँव और छोटे शहरों में होते हैं, जहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उनके बारे में हमने बात ही नहीं की। वी आर जस्ट लुकिंग एट किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं फॉर लार्जर बिजनेसेस, जिसके वजह से हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़े। हम लोग छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, इस पे तो फोकस है ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि बड़े पीएसयूज जहां पे पहले पब्लिक सेक्टर था, वहां पे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कैसे लेके आ जाए, हमारा वो इंटेंशन था। छोटे इंडस्ट्रीज को तो हम लोगों ने प्रमोट किया ही नहीं, तो ये भी एक डीमेरिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर, जो कि है ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट। अब ग्लोबलाइजेशन वाला पॉइंट जो है ना, ये आपको समझना है थोड़ा डिटेल में। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि हम लोग हमारे कंट्री के द्वार खोल रहे हैं सो दैट हम लोग हमारे कंट्री का ट्रेड बाकी सारे कंट्रीज के साथ भी कर सके। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को पूरे दुनिया की इकोनॉमी के थ्रू, तो उसके थ्रू एडवांटेज क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इनटू द फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मतलब क्या? बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी ऑब्स्टेकल के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये ट्रेड या एक्सचेंज है किस चीज का? 4 M's का ट्रेड है ये। सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल ट्रेड, जिसका मीनिंग है हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सबसे पहला मटेरियल ट्रेड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है मनी। इसका मीनिंग हम इंडिया में रह के किसी बाहर के कंपनी में इन्वेस्ट करें, या बाहर वाली कंपनीज उनके डॉलर्स इंडिया में लेके आए और यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। तो जो इन्वेस्टमेंट है इट लीड्स टू फ्री फ्लो ऑफ मनी। मैं किसी बाहर के कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकता हूं और बाहर के कंट्री वाले लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका दरवाजा खोल दिया ग्लोबलाइजेशन ने। तीसरा बात है मेथड। मेथड का मीनिंग है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो जब ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट हो गया है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? बाहर की टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला पाएंगे, और उसके वजह से हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, प्रोडक्शन क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके वजह से हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एंड द लास्ट पार्ट इज मैन या फिर लेबर। आपने भी देखा होगा कि आजकल बहुत लोग को चस्का चढ़ा हुआ है कि हम लोग बाहर के कंट्री में जाके काम करें, वहां पे सीखे, वहां पे कमाए और उधर ही रह जाए। तो ये हो क्यों पाया? क्योंकि आज हम लोग एक ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ मैन पावर, फ्री फ्लो ऑफ लेबर होता है। हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं और बाहर के लोग भी इंडिया में आके काम कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन ने पॉसिबल करवाया। ठीक है, तो ये आपको समझना है। फ्री फ्लो और रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, जिसको मैंने अपने तरीके से 4 M's में याद किया है, विच इज मटीरियल ट्रेड, मनी, मेथड एंड मैन पावर या मैन। ठीक है, अब ये ग्लोबलाइजेशन के भी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला मेरिट हमने लिखा है बिकॉज देयर इज फ्री फ्लो ऑफ मनी, बिकॉज अब हर कंट्री के बीच में आराम से हम पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके रिजल्ट में हुआ क्या है कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर वो बढ़ गया है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? फॉरेन मतलब जो बाहर से आया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लाके एक नया कंपनी, नया इंडस्ट्री खड़ा किया। अब जब भी नया कंपनी या इंडस्ट्री खड़ा होता है ना, तो उसका मीनिंग क्या है कि फ्रेश एम्प्लॉयमेंट बन रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को बाहर वाले ने आके खरीद लिया, वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे
यहाँ पे ये बोला गया है कि पूरा का पूरा नया फ्रेश इंडस्ट्री सेटअप किया गया और वो डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है क्योंकि अभी ये जो कंपनी काम करेगा उसके चलते गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने वाले, लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचने वाले। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हमारे कंट्री के लिए एक बहुत फेवरेबल चीज है। तो इसका मीनिंग है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज हमारा कंट्री इंटीग्रेट हो गया है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, तो बाहर के कंट्रीज से यहाँ पे पैसा आ सकता है, यहाँ पे नए बिजनेसेस खुल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फ्री ट्रेड। अब हम लोगों ने ये देखा था दैट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री इंटीग्रेट होगी बाकी सारे कंट्रीज के साथ, उसके वजह से फ्री ट्रेड हो गया है, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पॉसिबल हो गया। पहले हम लोग ये फ्री ट्रेड नहीं करते थे। पहले हम लोग का मेन लॉजिक क्या था कि बाहर से आने ही नहीं देना है, क्योंकि अगर बाहर से आएगा तो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज का कौन खरीदेगा, तो हम लोग बहुत टैक्स लगाते थे। ठीक है, ताकि बाहर के गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो बहुत महंगे हो जाए। बट अब हम लोगों ने वो टैक्सेस धीरे धीरे कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि फ्री ट्रेड हो। अगर फ्री ट्रेड करना है तो इम्पोर्टेड गुड्स बाहर के कंट्री से हमारे कंट्री में आएंगे और यहाँ के जो हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको एक ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलेगी चूज करने के लिए। तो इसको हम लोग कंज्यूमर सोवरेनिटी भी बोलते हैं कि कंज्यूमर के पास एक ज़्यादा चॉइस होगा कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड मेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, विच सेज टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। अब टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का मीनिंग ये है कि हम लोग जो बाहर के कंट्रीज में अच्छी और डेवलप टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग हमारे कंट्री के अंदर लेके आ गए। अब अगर हमारे कंट्री के अंदर वो टेक्नोलॉजी आ गई ना, तब होगा क्या कि जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे बाकी सारे कंट्रीज जिस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस तरीके से उनका आउटपुट बन रहा है, इंडिया में भी हम लोग अभी उसी तरीके का प्रोडक्शन कर सकेंगे। अब अगर इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोडक्शन होगा तो हम क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट मार्केट में हम भी कंपटीशन दे पाएंगे। तो जो हमारे जैसे डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज अगर हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर कॉम्पीट करना है किसी और कंट्री के साथ, तो हमारे पास बाहर की टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 3 मेरिट्स हो गए। नाउ लेट्स लुक एट द डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट बोला है कि यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ पैसे और एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। भाई इंडिया की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका तो सोल्यूशन निकला ही नहीं। हम लोग तो अभी भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को तो सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वजह से यहाँ पे फ्रेश एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अग्रीड होता है, बट आज अगर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है हमारे कंट्री के अंदर, बाहर से कोई कंपनी यहाँ पे इंडिया में आती है, तो वो कौन सी सिटीज में जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी? बॉम्बे, दिल्ली, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से ट्रेन, रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अच्छे से मिल जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इजीली मिल जाएगा। तो एक ऑलरेडी डेवलप्ड जगह में आके आप और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ज्यादातर लोगों को तो फायदा होगा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट तो कहाँ पे है? रूरल एरियाज में है, विलेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे तो कम हुई ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो बाहर का पैसा आया उसका इंडिया में फायदा तो पहुंचा ही नहीं ना लोगों तक, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा कहाँ पे रुका हुआ है? बड़े बड़े शहरों में रुका हुआ है। तो इसका एक्चुअल बेनिफिट जिसको चाहिए, जो गरीब इंसान है जिसको एक्चुअली नौकरी चाहिए, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उस तक तो बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट डीमेरिट था। सेकंड डीमेरिट देख लेते हैं कि जब हमारे दरवाजे खुल जाते हैं ना कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के, तो हम लोग तो क्या करने लगते हैं कि भाई हम लोग बस इंपोर्ट करते रहेंगे, बाहर से मंगाओ, अच्छी अच्छी चीजें मंगाओ। अरे भाई अगर दरवाजा खुला है तो आपके बेचने के लिए भी दरवाजा खुला है। हम लोगों ने तो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट कर दिया, तो बिल बढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग खर्चा करे जा रहे हैं। जबकि हम लोग इस दरवाजे को इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर जाए, हम बाहर से पैसा इंडिया में लेके आए, बट हम तो वो कर ही नहीं रहे। हमारे आज के तारीख में भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो भाई हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो ये कंट्री के लिए डीमेरिट है बहुत बड़ा, राइट? कि हमारे कंट्री से इकोनॉमिक वेल्थ, ऑलरेडी पुअर कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए ना हमारे कंट्री के अंदर, बुरी बात है ये। थर्ड डीमेरिट देख लेते हैं। अगेन सिमिलर पॉइंट, लिबरलाइजेशन में भी था, प्राइवेटाइजेशन में भी था, यहाँ पे भी है। जितना भी बेनिफिट हो रहा है ना ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे हो रहा है? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है। छोटे इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहा, जिसको एक्चुअली बेनिफिट की जरूरत है। ठीक है, तो ये 3 डीमेरिट्स ग्लोबलाइजेशन के हो गए।
अब ग्लोबलाइजेशन अगर हम लोगों ने समझ लिया ना, तो ग्लोबलाइजेशन तो हमने 1991 में किया। अब ये तो हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किए रिफॉर्म्स इस वजह से हुए। तो आप ये समझ सकते हो कि पूरे की पूरी दुनिया के अंदर ना हमेशा ट्रेड इतना इजी नहीं था। तो वो ट्रेड ग्लोबल लेवल के ऊपर इजी करने के लिए ना एक यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव लिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था ऑन 1 जनवरी 1995 बाय ऑल द मेंबर नेशंस हु आर अ पार्ट ऑफ द यूएनओ। ठीक है, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, विच इज इन स्विट्जरलैंड। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाया तो बनाया क्यों, ये चीज हम लोग को देखना है। अब जैसे इंडिया में पहले से प्रॉब्लम था कि हम लोग ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, हम लोग बाहर के कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि अगर बाहर से गुड्स हमारे कंट्री में आए तो हमारे इंडिया के गुड्स को खरीदेगा कौन। ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी आके लूट लिया था हमारे कंट्री को, हमने कॉलोनियल रूल में भी बहुत सारा पैसा गवाया, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज गवाए, तो हम लोगों को और वो रिस्क लेना नहीं था, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दिए थे ताकि हमारे कंट्री में सब लोगों का वेलफेयर हो। बट ये एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए ना तो एक तरीका ठीक है, जस्टिफाइड है कि आप अपने लोकल जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट क्या ये ओवरऑल सब चीज़ों के लिए अच्छा है? नॉट रियली। अब एक चीज आपको समझना है कि हर एक कंट्री ना अपने एंड से अच्छा होता है एक चीज को करने में, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आज हर एक इंसान अपने एंड से वो जो सबसे अच्छी चीज करता है सिर्फ वही करे, राइट, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। आज अगर सपोज मैं बात करता हूं अपने घर के अंदर एक खाने की डिश बनाने में, आज एक थाली के अंदर चावल होते हैं, दाल होती है, सब्जी होती है, रोटी होती है, ये 4 चीजें अपने प्लेट में होती है। आज अगर एक इंसान सब चीजें बनाने जाए ना तो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। आज शायद जो इंसान रोटी अच्छी बनाता है जरूरी नहीं कि उसे सब्जी भी इतनी अच्छी बने। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंसान ना अपना सिर्फ स्पेशलाइज्ड काम करे, हर एक कंट्री अपने एंड से सिर्फ अपना जिस चीज में वो एक्सपर्ट है ना वो चीज करे। फिर क्या करेंगे, हम अंदर अंदर एक्सचेंज कर लेंगे। जो इंसान रोटी अच्छी बनाता है वो सिर्फ रोटी बनाएगा और अपनी रोटी बाद में बाकी लोगों को दे देगा और हर एक के पास से थोड़ा थोड़ा उनका पोर्शन में दे लेगा, तो सबकी थाली बन जाएगी, ज्यादा खाना मिलेगा सबको, क्योंकि हर कोई इंसान वही काम कर रहा है जो वो बेस्ट करता है। सेम तरीके से यहाँ पे भी ग्लोबल लेवल पे भी यही होना चाहिए, हर कंट्री को सिर्फ वही करना चाहिए जो कंट्री सबसे अच्छे से करती है। और इंडिया में एग्रीकल्चर अच्छा है, इंडिया में से सिर्फ एग्रीकल्चर होगा। अगर जर्मनी में टेक्नोलॉजी अच्छा है तो जर्मनी सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं इस चीज को। तो जो इंसान जो काम सबसे अच्छा करता है ना वो इंसान वही काम अच्छे से करे और फिर हम लोग इस चीज को एक्सचेंज कर लेंगे, इसका फायदा हम लोग सब उठा लेंगे। बट ये करना हर किसी को जचता नहीं है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि भाई ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमने WTO को सेटअप किया। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज। अब ये प्रोटेक्शन पॉलिसी का स्टैंडर्ड एग्जांपल अपने कंट्री का ही ले लेते हैं, इंडिया का। अब इंडिया में क्या हुआ था ना, जब हम लोग फ्री हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये बोला था कि भाई बाहर से कोई भी चीज़ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का है, प्रोटेक्ट करने का है। हम लोगों को अगर इंडिया में जो इंडस्ट्रीज बनी हुई है उनके पास इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है नहीं, जबकि चाइना जैसे कंट्रीज के अंदर बहुत पहले से अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है और वो बहुत सस्ते गुड्स बना सकते हैं। अगर चाइना के सस्ते गुड्स इंडिया में आ गए तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो बाहर से गुड्स आते हैं ना उसके ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं, हेवी टैक्स लगा देते हैं, तो उनके गुड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने किया क्या, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट किया बाहर के आने वाले गुड्स के ऊपर और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया। बट ये चीज ना लॉन्ग रन में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि होगा क्या, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन ही नहीं मिलेगा, और अगर कंपटीशन नहीं मिला तो कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है और जो प्रोड्यूसर्स है वो बहुत आराम से आलस में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कंपटीशन है नहीं, मार्केट खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो इंप्रूव नहीं करेंगे अपने आप को। तो ये लॉन्ग रन में ज्यादा लंबे ड्यूरेशन में हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट विच हैज कोऑर्डिनेट विद इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी।
अब हर कंट्री ना अपने अपने कंट्री की एक पॉलिसी बनाता है, जैसे हमने भी बनाई एलपीजी पॉलिसी जो थी, एक पॉलिसी चेंज था, किस तरीके से हम हमारे कंट्री को ऑपरेट करने वाले हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, किसकी नीड सेटिस्फाई करेंगे, कैसे पूरा चीज चलेगा, ये था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी का बात। बट इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लोग जब भी बनाते हैं तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आज जो हमारी इकोनॉमी चाहती है वो ग्लोबल लेवल पे मैच ना करे। जैसे हमने ये सोचा कि हम लोग हमारी इकोनॉमी में जो डिसीजंस लेंगे उस हिसाब से हम लोग अब चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा हम लोगों ने मान लिया, तो ये तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है। बट क्या ये ग्लोबल ट्रेड के साथ में है कि उसके अगेंस्ट जा रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है? तो ऐसे सब सिचुएशन में डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, जब भी कोई भी मेंबर नेशन अपना इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है ना, तब साथ में बैठेगा और उसको समझाएगा कि देख भाई, तो अपना कंट्री का पॉलिसी बना, मेरे को कोई वांधा नहीं है, बट ये चीज अगर तू ऐसे करेगा ना तो तेरे आसानी से ग्लोबल लेवल पे ट्रेड भी हो पाएगा और तेरा खुद का फायदा भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट करता है अपने हर एक मेंबर नेशन को कि उसको किस तरीके से अपना पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए। अब ये सब कर लेने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आ जाती, प्रॉब्लम आ जाती, तो भी डब्ल्यूटीओ साथ में बैठा है, वो बोलता है कि कोई भी डिस्प्यूट आएगा ना ये सब करने के बाद, फिर भी वो सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। आप सब डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो तो सारे मेंबर्स तक वेलफेयर पहुंचना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, सबके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, वो डब्ल्यूटीओ का टारगेट था। तो ये हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स डब्ल्यूटीओ के समझ लिया। अब ये डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स है, ये डब्ल्यूटीओ करना चाहता है। अब अगर ये सारे चीजें करने हैं ना तो उसको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब वो उन्होंने क्या काम किए, कौन से एक्शंस लिए, वो है फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ के अंदर। देख लेते क्या फंक्शंस है। सबसे पहला, हमें एनकरेज करना है अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जस्ट बिकॉज आज डब्ल्यूटीओ का जो ऑफिस है वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ कंट्रीज को फेवर करेंगे या फिर कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट बायस्ड हो जाएंगे। ये वर्ल्ड ट्रेड का बेनिफिट सारे मेंबर कंट्रीज को होना चाहिए, हम लोग किसी स्पेसिफिक नेशंस के फेवर में जाके काम नहीं करने वाले, राइट। तो ये जो बेनिफिट है ये अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करेगा और हर मेंबर कंट्री को हर एक कंट्री के साथ ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि फेवरिज्म, कि मैं तो बस अपने कुछ गिने चुने 5-6 कंट्रीज के साथ ही ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं। हमें एनकरेज करना है अनबायस्ड ट्रेड। हर कंट्री को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई मैं सबके साथ ट्रेड करना चाहूंगा, वैसे टाइप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जिम्मेदारी, वो एक्टिविटीज डब्ल्यूटीओ करेगा, वो उसका फंक्शन है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ये है स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट्स फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। अब ऑब्स्टेकल या तकलीफ तभी आती है ना जब दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। अभी दो लोग एक दूसरे को कब समझ नहीं पाएंगे, जब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ नहीं पाए। बट अगर आपके और मेरे और सबके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही डब्ल्यूटीओ ने बना के दे दिया, अगर वो अग्रीमेंट ही डब्ल्यूटीओ ने बना के दे दिया, तो भाई तकलीफ ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर डब्ल्यूटीओ ने कोई अग्रीमेंट बनाया है तो वो तो सबको कंसिडर करके बनाया हो गया, तो कोई कंफ्लिक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट है। तो अगर मल्टीनेशनल ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अलग अलग कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट पहले से होगा तो तकलीफ आएगी ही नहीं, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑब्जर्व पॉलिसी ऑफ मेंबर नेशंस एंड ऑफर सजेशन। अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था तीसरे वाले पॉइंट में कि कोऑर्डिनेट विद इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी। अब डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, अगर ऑब्स्टेकल कम करना है ना, तो जब भी कोई मेंबर नेशन अपनी पॉलिसी बना रहा है तो पॉलिसी बनाते वक्त ही डब्ल्यूटीओ साथ में बैठ जाएगा और बोलेगा कि भाई देख तू ये चीज, ये पॉइंट सही कर, ये पॉइंट सही कर, ये चीज गलत है, इसके वजह से तुझे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये काम भी, ये सेवा भी डब्ल्यूटीओ करने के लिए रेडी है। और ये सेवा करने के चक्कर में वो क्या चाहता है कि आज जब पॉलिसी ही बन रही है तो पॉलिसी ही सही बनाओ। अगर पॉलिसी सही बनेगी तो आगे जाके तकलीफ ही नहीं आएगी, तो वर्ल्ड ट्रेड में पूरा माहौल अच्छा रहेगा, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन। अब जब भी डिस्प्यूट होता है ना, तो डिस्प्यूट को सिर्फ अपने अंदर रख के कुछ फायदा नहीं है, उस डिस्प्यूट के बारे में बात करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा और उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाना पड़ेगा। वो सोल्यूशन कब आ सकता है, जब दो लोग जो एक दूसरे से बात नहीं करते वो साथ में बैठे और बीच में डब्ल्यूटीओ बैठा है अंपायर की तरह, सारा का सारा जो डिबेट है, नेगोशिएशन है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा है, निपटा रहा है, तो वो काम हो जाएगा डब्ल्यूटीओ का। दैट वो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, इट प्लेज अ रोल इन एंश्योरिंग दैट डिबेट्स हो, एक दूसरे को क्वेश्चन करे, नेगोशिएट करे, बट ट्रेड हो जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रेड रुक जाए,
नेगोशिएट करो, डिबेट करो, बट काम हो जाना चाहिए, ट्रेड बाकी कंट्रीज में हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वेयर वी ब्रिंग द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ टू एन एंड। अब डब्ल्यूटीओ और इंडिया को ये डब्ल्यूटीओ से क्या फायदा हुआ वो हमें देखना है, राइट, कि इंडिया डब्ल्यूटीओ से कब जुड़ा, किस तरीके से हमें फायदा हुआ। तो इंडिया ना सिंस इंसेप्शन, जब डब्ल्यूटीओ बना तब से हम लोग डब्ल्यूटीओ का एक अहम हिस्सा है, राइट। और इंडिया को ना डब्ल्यूटीओ से काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिला हुआ है। कैसे कैसे बेनिफिट मिला? सबसे पहले जब से इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना ना, तब से इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो 2 गुना बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया। इनिशियली जब हम लोग डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं थे, बिफोर 1995, हम लोग सिर्फ 0.5% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, हमारा जो वॉल्यूम है, जो हम लोग ट्रेड करते थे, बाहर एक्सपोर्ट करते थे, उसका अगर हम लोग टोटल दुनिया में जितना ट्रेड हो रहा है उसका परसेंटेज निकाले ना, तो इंडिया सिर्फ 0.5% ट्रेड कर रहा था। बट जब से डब्ल्यूटीओ का पार्ट बना, ये जो परसेंटेज है ये डबल हो गया। अब आप ये मत सोचो कि 1% तो यार कुछ भी तो नहीं है, बट भाई आप ये देखो कि जो पहले 0.5 था उसका दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो हमारा जो इंपोर्ट अर्निंग होगा वो भी, जो एक्सपोर्ट की वजह से हमने जो एक्सपोर्ट किया उससे जो पैसा कंट्री में आ रहा है वो भी 2 टाइम बढ़ गया होगा ना हमारे कंट्री के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट, अब ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट किस चीज का कर रहे हैं? हम लोग रेडीमेड क्लोथ्स और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स और रेडीमेड क्लोथ्स, ये जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, ये सारे कपड़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री के थ्रू, ठीक है। अब जब ये एक्सपोर्ट है जो बढ़ेगा, उसकी वजह से बाहर से पैसा हमारे कंट्री में आएगा, तो अगर हमें बाहर से कुछ खरीदना है तो उसके लिए बिल भी तो अब उसके अपने जेब से पैसे निकालने नहीं पड़ेंगे ना। एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं और वो जो कमाया उसी को इंपोर्ट में यूज कर रहे हैं, तो अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकालना पड़ रहा है अभी इंपोर्ट करने के लिए। पहले क्या हो रहा था? पहले तो अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहे थे, पैसा गवा रहे थे हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब बाहर से कमाने का भी एक तरीका, एक जरिया मिल गया है हम लोगों को, कि अब हम लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे उसी से पैसा कमाएंगे, और वो जो पैसा आएगा ना उसके बेसिस पे हम इंपोर्ट करेंगे। बाहर से जो चीज़ें टेक्नोलॉजी मंगानी है वो सब हम लोग अब मंगा पाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ गए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, बिकॉज ये दरवाज़ा खुल गया है डब्ल्यूटीओ के वजह से, ट्रेड के साथ साथ हम लोगों के कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है, जो हमारे कंट्री के लिए एक अच्छी बात है कि बाहर से पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है और हमारे कंट्री के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स थे वो थे कि इंडिया का क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़ के, या डब्ल्यूटीओ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डेवलपमेंट स्टोरी में, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग ये वाला जो पोर्शन है वो खत्म करते हैं। वीडियो काफी लंबा बन गया, काफी टाइम के बाद हम लोगों ने इतना बड़ा वीडियो बनाया है, बट अब छोटा सा पार्ट बाकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, जो हम अगले क्लास में करेंगे। उसके अलावा और 2 पॉइंट्स हैं विच टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब ये जो इतने छोटे छोटे पोर्शन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं अगले वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ा दो यार, चकमा चूर कर दो उस सब्सक्राइब बटन को और लोगों तक पहुंचा दो ये बात, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी नाउ।